तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए जैन धर्म के अनुसार वो कौन से तीर्थंकर हुए हैं जिन्हें महिला माना गया है, तो नाम ध्यान रखेंगे उनका नाम है मल्लीनाथ, जो कि जैन धर्म के 19th तीर्थंकर हुए थे, 19वें तीर्थंकर। लेकिन दिगंबर जैन भिक्षु वो होते हैं जो वस्त्र धारण नहीं कर रहा था, जैन धर्म के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जैन धर्म दो समुदायों में विभाजित हुआ था, या फिर हम कह सकते हैं कि जो जैनिज्म है वो दो कम्युनिटीज में डिवाइड हुआ था, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। यदि हम श्वेतांबर और दिगंबर के बीच में डिफरेंस की बात करें तो श्वेतांबर वो जैन होते हैं जिनके जैन भिक्षुक सफेद वस्त्र धारण करते हैं, व्हाइट क्लोथ्स पहनते हैं, लेकिन दिगंबर जैन भिक्षुक वो होते हैं जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि एक अंतर दोनों में ये भी है कि जो जैन धर्म में श्वेतांबर जैन होते हैं, तो जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर हुए हैं, जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर हुए हैं मल्लीनाथ। तो मल्लीनाथ के बारे में ये व्यू है, या मल्लीनाथ के बारे में ये कथन है कि जो श्वेतांबर जैन होते हैं ना वो मल्लीनाथ को महिला मानते हैं, लेकिन जो दिगंबर जैन है वो 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को भी क्या मानते हैं, पुरुष मानते हैं। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए जैन धर्म के अनुसार वो कौन से तीर्थंकर हुए हैं जिन्हें महिला माना गया है, तो नाम ध्यान रखेंगे उनका नाम है मल्लीनाथ, जो कि जैन धर्म के 19th तीर्थंकर हुए थे, 19वें तीर्थंकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालिए नेक्स्ट टॉपिक। हम पढ़ेंगे राइज ऑफ मगध या मगध का उत्कर्ष। अगला है राइज ऑफ मगध या मगध का उत्कर्ष। जिन 16 महाजनपदों के बारे में हमने बात की थी, भाई आपको याद होगा 600 BC में हमने 16 महाजनपद या 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी दी थी, और ये जो 16 महाजनपद थे इनमें से सबसे ज्यादा शक्तिशाली या वो महाजनपद जहां से राजवंशों की शुरुआत भारत में हुई थी वो हुआ था मगध। इसलिए हम इतिहास की शुरुआत अब कहां से कर रहे हैं, मगध से कर रहे हैं, और क्योंकि मगध से ही राजवंशों की शुरुआत हुई, इसलिए इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे मगध की उन डायनेस्टीज के बारे में, उन राजवंशों के बारे में जो एग्जिस्ट किया करती थी मगध में। और ध्यान रखेंगे राइज ऑफ मगध को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। राइज ऑफ मगध में सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड जो हमारे पास पढ़ने के लिए होता है मौर्यन पीरियड या मौर्य काल, क्योंकि हम जानते हैं उसमें मौर्य डायनेस्टी है और प्राचीन भारत के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो है मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश। लेकिन एक पीरियड मौर्य वंश शुरू होने से पहले का है जिसे हम प्री मौर्यन पीरियड कहते हैं, और एक समय एक पीरियड मौर्य वंश के खत्म होने के बाद का है जिसे हम पोस्ट मौर्यन पीरियड कहते हैं। तो आज राइज ऑफ मगध टॉपिक में हम सबसे पहले बात करेंगे, हेडिंग डाल लीजिए प्री मौर्यन पीरियड, या जो कहलाता है पूर्व मौर्य काल। प्री मौर्यन पीरियड या पूर्व मौर्य काल, प्री मौर्यन पीरियड या पूर्व मौर्य काल। इसमें हम बात करेंगे उन डायनेस्टीज के बारे में, उन राजवंशों के बारे में जो मौर्य वंश शुरू होने से पहले मगध में एग्जिस्ट किया करते थे, और हम बात करेंगे मौर्य वंश के शुरू होने से पहले हमारे देश पर दो फॉरेन इन्वेजन, दो विदेशी आक्रमण भी हो चुके थे, तो उनके बारे में भी बात की जाएगी इसी टॉपिक में। सबसे पहले लिखिए हरियंका डायनेस्टी। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट हरियंका डायनेस्टी, हरियंका वंश, जिसे वास्तविक तौर पर मगध का सबसे पहला राजवंश माना जाता है। लगभग 544 BC से लेकर 412 BC तक मगध में चला हरियंका वंश, हरियंका डायनेस्टी। और ध्यान रखेंगे द फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी वाज बिंबिसार। मगध में हरियंका वंश का संस्थापक हुआ बिंबिसार। लिख लीजिएगा द फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी इन मगध वाज बिंबिसार, जिसका शासनकाल लगभग 544 BC से लेकर 492 BC तक रहा। और हम 16 महाजनपद में पढ़ चुके हैं कि मगध की सबसे पहली राजधानी यानी कि हरियंका वंश की सबसे पहली राजधानी हुई राजगृही, या जिसे गिरिव्रज भी कहा जाता है। सर क्या ये टाइम पीरियड भी लर्न करना है? आप सिर्फ टाइम पीरियड लर्न करेंगे, डायनेस्टी का रूलर का याद करने की जरूरत नहीं है। रूलर का याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आप डायनेस्टी का टाइम पीरियड याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे बिंबिसार वाज द फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी इन मगध। मगध में हरियंका वंश की स्थापना बिंबिसार ने की। देखिए ही वाज कंटेम्परेरी टू गौतम बुद्ध, ये गौतम बुद्ध के समकालीन था। ही वाज कंटेम्परेरी टू गौतम बुद्ध, ये गौतम बुद्ध का समकालीन था। लिखिए ही अटैक्ड अंग एंड एडेड इट इनटू मगध। इसने अंग पर आक्रमण करके उसे मगध साम्राज्य में मिलाया। ही अटैक्ड अंग एंड एडेड इट इनटू मगध। इसने अंग पर आक्रमण करके उसे मगध में मिलाया। और हम पढ़ चुके हैं अंग महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी चंपा या चंपा नगरी। अगला पॉइंट, ही गॉट मैरिड विद कौशल देवी। इसने कौशल देवी के साथ विवाह किया। ही गॉट मैरिड विद कौशल देवी, इसने कौशल देवी के साथ विवाह किया, हु वाज ए सिस्टर ऑफ किंग प्रसेनजीत ऑफ कौशल। इसने कौशल देवी के साथ विवाह किया था जो कौशल महाजनपद के राजा प्रसेनजीत की बहन थी। और जब बिंबिसार ने कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी के साथ विवाह किया, तो ध्यान रखेंगे राजा प्रसेनजीत के ही द्वारा बिंबिसार को दहेज में या डाउरी में ही कर दिया गया काशी। और हम सब जानते हैं काशी भी एक महाजनपद था जिसकी राजधानी वाराणसी हुआ करती थी। इसने कौशल की राजकुमारी कौशल देवी के साथ विवाह किया था, और कौशल के ही राजा प्रसेनजीत ने इसे दहेज में, इसे डाउरी में दिया था काशी महाजनपद। और ध्यान रखेंगे जो काशी महाजनपद है उसी की राजधानी क्या हुआ करती थी, वाराणसी हुआ करती थी। बिंबिसार का ही रॉयल फिजिशियन या राजवैद्य हुआ करता था जीवक। बिंबिसार का राजवैद्य हुआ करता था जीवक। और ध्यान रखेंगे बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था कहां पर, अवंती। हम सब जानते हैं अवंती भी एक महाजनपद है जिसकी राजधानी उज्जैन और माहिष्मती थी। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती के राजा का इलाज करने के लिए भेजा था। उस समय अवंती का राजा हुआ करता था चंद्रप्रद्योत। और ध्यान रखेंगे ही वाज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत का इलाज करने के लिए भेजा था, जो कि पीलियाग्रस्त था। ध्यान रखेंगे बिंबिसार से पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। आपसे पूछेंगे कि बताइए बिंबिसार का राजवैद्य कौन हुआ, तो बिंबिसार का राजवैद्य हुआ जीवक। आपसे पूछेंगे बिंबिसार ने जीवक को कहां भेजा था, आप आंसर करेंगे अवंती भेजा था। क्यों भेजा था? वहां के राजा चंद्रप्रद्योत का इलाज करने भेजा था। क्यों? क्योंकि ध्यान रखेंगे क्योंकि अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत को पीलिया हुआ था, जॉन्डिस हुआ था, उसी का इलाज करने के लिए गया था कौन, जीवक, जो बिंबिसार का राजवैद्य था। लेकिन ध्यान रखेंगे बिंबिसार का ही एक पुत्र हुआ करता था जिसका नाम था अजातशत्रु। तो
तो बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु के ही द्वारा की गई और ध्यान रखेंगे मगध का सबसे पहला शासक बिंबिसार अपने पुत्र के ही हाथों मारा गया और इसके पुत्र ने ही इसकी हत्या करके मगध का सिंहासन हासिल किया और अगला शासक बना अजातशत्रु। लेकिन ही वाज किल्ड बाय हिज सन। इसकी हत्या इसके पुत्र के द्वारा की गई। इसकी हत्या इसके पुत्र के द्वारा की गई जो मगध का अगला शासक बना। ही वाज किल्ड बाय हिज सन हु बिकेम द नेक्स्ट रूलर ऑफ मगध। इसकी हत्या इसके पुत्र के द्वारा की गई जो मगध का अगला शासक बना। लीजिए नेक्स्ट। बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का अगला राजा बना इसका पुत्र जिसका नाम था अजातशत्रु। शासनकाल लगभग 492 बीसी से लेकर 460 बीसी तक रहा। अगला शासक बना अजातशत्रु। अजातशत्रु का मीनिंग क्या होता है ध्यान रखेंगे। अजातशत्रु का मतलब होता है जिसका कोई भी शत्रु न जन्मा हो वही क्या कहलाता है अजातशत्रु। सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे कि ही अटैक्ड वज्जी। ही अटैक्ड वज्जी एंड एडेड इट टू मगध। इसने वज्जी पर आक्रमण करके उसे मगध साम्राज्य में लाया। इसने वज्जी पर आक्रमण करके उसे मगध में लाया और हमने पढ़ा था वज्जी की राजधानी थी विदेह और मिथिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में कि बताइए गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों की मृत्यु एक ही राजा के शासनकाल में हुई थी। वो राजा कौन था? वो भी कौन था? अजातशत्रु। तो लिखेंगे बोथ गौतम बुद्ध एंड महावीर स्वामी। बोथ गौतम बुद्ध एंड महावीर स्वामी डाइड इन हिज रूलिंग पीरियड। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों की मृत्यु इसी के शासनकाल में हुई थी क्योंकि हमने पढ़ा था 483 बीसी में डेथ हुई बुद्ध की और 468 बीसी में मृत्यु हुई महावीर स्वामी की। और आप देख सकते हैं दोनों ही रूलिंग पीरियड किसके हैं? अजातशत्रु के। दोनों ही रूलिंग पीरियड अजातशत्रु के हैं। और जिस वर्ष गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई हम सब जानते हैं। लिखेंगे इन 483 बीसी 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इन राजगृह। अजातशत्रु ने ही राजगृह में प्रथम बौद्ध महासंगीति का आयोजन करवाया। He organized first Buddhist council in राजगृह। इसी ने राजगृह में प्रथम बौद्ध महासंगीति का आयोजन करवाया। और हमने पढ़ा था इसमें क्या काम हुआ था? बौद्ध धर्म में दो पिटक जोड़े गए थे जो थे सुत्त पिटक और विनय पिटक। जो थे सुत्त पिटक और विनय पिटक। और ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल अजातशत्रु के द्वारा करवाई गई थी इसकी अध्यक्षता या इसके चेयरमैन एक बौद्ध भिक्षुक थे जिनका नाम था महाकश्यप। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी। अगला पॉइंट अजातशत्रु में लिखेंगे he started using two new weapons in the wars। इसी ने युद्ध में दो नए हथियारों का इस्तेमाल करने की शुरुआत की थी। लिखेंगे इसने युद्ध में दो नए हथियारों का इस्तेमाल करने की शुरुआत की थी। He started using two new weapons in wars। इसने युद्ध में दो नए हथियारों का इस्तेमाल करने की शुरुआत की थी जो कौन-कौन से थे? पहला लिखेंगे रथमूसल। पहला रथमूसल और दूसरा कहलाता था महाशिला कंटक। रथमूसल और महाशिला कंटक। लेकिन ध्यान रखेंगे अजातशत्रु के साथ भी वही हुआ जो उसने अपने पिता के साथ किया था। लिखेंगे he was also killed by his son। इसकी हत्या भी इसके पुत्र के द्वारा की गई। He was also killed by his son। इसकी हत्या भी इसके पुत्र के ही द्वारा की गई। और अजातशत्रु की हत्या करके इसका बेटा मगध का अगला शासक बना जिसका नाम था उदयन। 460 बीसी से लेकर लगभग 440 बीसी तक हर्यक वंश में शासन किया उदयन ने। और ध्यान रखेंगे क्योंकि हर्यक वंश में दो पिताओं की हत्या दो पुत्रों के द्वारा की गई है यही कारण है कि हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश भी कहा जाता है। हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश भी कहा जाता है। तो पितृहंता वंश क्यों कहते हैं? क्योंकि इस वंश में दो पिताओं की हत्या दो पुत्रों के द्वारा की गई। पहले बिंबिसार को मारा उसके पुत्र अजातशत्रु ने और फिर अजातशत्रु को मारा उसके पुत्र उदयन ने। इसीलिए इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। उदयन से पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखेंगे उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक शहर की स्थापना की जो कहलाता है या जो कहलाता था पाटलिपुत्र। उदयन के द्वारा ही पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना की गई थी। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं पाटलिपुत्र ही तो आज क्या कहलाता है? पटना जो बिहार की राजधानी है। उदयन के द्वारा स्थापना की गई गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर की। और ध्यान रखेंगे ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्र। इसने अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया और मगध की अब दूसरी राजधानी बन गई पाटलिपुत्र। लेकिन यदि हम पटना की बात करें तो पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना किसने रखा था? ध्यान रखेंगे शेरशाह सूरी ने। उदयन से पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है। इसके बाद ध्यान रखेंगे हर्यक वंश में तीन और शासक हुए। उदयन के बाद अगला शासक बना अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के बाद अगला शासक बना मुंडक। और आपको नाम याद रखना है आपसे पूछेंगे हु वाज लास्ट रूलर ऑफ हर्यंका डायनेस्टी। तो ध्यान रखेंगे हर्यक वंश का अंतिम शासक हुआ नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम राजा हुआ नागदशक। और ध्यान रखेंगे इसी नागदशक का एक प्रधानमंत्री हुआ करता था एक महामात्य हुआ करता था जिसका नाम था शिशुनाग। उसी शिशुनाग के द्वारा नागदशक की हत्या की गई और नागदशक की हत्या करके मगध के दूसरे वंश की स्थापना शिशुनाग ने अपने ही नाम से की जिसे हम शिशुनाग वंश के नाम से जानते हैं। नोट कीजिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला लिखिए शिशुनाग डायनेस्टी। अगला वंश हुआ शिशुनाग डायनेस्टी या शिशुनाग वंश। लगभग 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक शिशुनाग डायनेस्टी शिशुनाग वंश। एंड द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज शिशुनाग। इस वंश की स्थापना शिशुनाग नामक शासक ने की। इसका सबसे पहला रूलर हुआ शिशुनाग।
और जब शिशुनाग मगध का शासक बना, इसने जब शिशुनाग वंश की स्थापना की तो सबसे पहला ही काम क्या किया? लिखेंगे ही अटैक्ड अवंती। इसने अवंती पर आक्रमण करके, लिखेंगे ही अटैक्ड अवंती एंड डिस्ट्रॉयड प्रद्योत डायनेस्टी। इसने अवंती पर आक्रमण करके प्रद्योत वंश का अंत किया। मैंने आपको बताया था जब बिंबिसार का राजवैद्य जीवक अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत का इलाज करने के लिए गया था, तो भाई चंद्रप्रद्योत किस वंश का था? प्रद्योत वंश का था, प्रद्योत डायनेस्टी का था। उसी प्रद्योत डायनेस्टी का अंत ही किसके द्वारा किया गया? शिशुनाग के द्वारा किया गया। शिशुनाग अटैक्ड अवंती एंड डिस्ट्रॉयड प्रद्योत डायनेस्टी। शिशुनाग ने अवंती पर आक्रमण करके प्रद्योत वंश का अंत किया। और दूसरा काम, लिखेंगे ही अगेन शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम पाटलिपुत्र टू वैशाली। और इसने मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र से स्थानांतरित करके वैशाली बनाया। और हम सब जानते हैं मगध की तीसरी राजधानी क्या बनाई गई? वैशाली। तो किसके शासनकाल में बनी? शिशुनाग के शासनकाल में बनी। शिशुनाग का उत्तराधिकारी इसी का बेटा हुआ, इसी का पुत्र हुआ, जिसका नाम था कालाशोक, या जिसे ध्यान रखेंगे काकवर्ण भी कहा जाता है। काकवर्ण का मतलब समझते हैं काला रंग, काकवर्ण। शिशुनाग का उत्तराधिकारी उसका पुत्र हुआ जिसका नाम था कालाशोक। और ध्यान रखेंगे कालाशोक से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन 383 बीसी कालाशोक ऑर्गेनाइज्ड सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल इन वैशाली। 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के ही द्वारा द्वितीय बौद्ध महासंगीति का आयोजन वैशाली में करवाया गया। और हमने पढ़ा था कि इस महासंगीति में बौद्ध धर्म को मानने वाले जो अनुयायी थे, जो फॉलोअर्स थे, वो स्थावी और महासंगीत में विभाजित हुए थे। और ध्यान रखेंगे दूसरी बौद्ध महासंगीति की अध्यक्षता साबक मीर के द्वारा की गई थी। इसकी अध्यक्षता की साबक मीर ने। इसके बाद द लास्ट रूलर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी या शिशुनाग वंश का अंतिम शासक हुआ नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा, अंतिम शासक हुआ नंदीवर्धन। और ध्यान रखेंगे इसी नंदीवर्धन का एक सेक्रेटरी हुआ करता था, एक सचिव हुआ करता था, जिसका नाम था महापद्मनंद। सर्वकामिनी और साबक मीर एक ही, हाँ जी बिल्कुल एक ही है पूजा। जो मैंने आपको साबक मीर बताया है ना, ठीक है, यही सर्वकामिनी भी है। कई जगहों पर कुछ ग्रंथों में इनका नाम लिखा हुआ मिला है सर्वकामिनी, एक ही बात है। साबक मीर और सर्वकामिनी, कंफ्यूजन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस वंश का अंतिम शासक हुआ नंदीवर्धन। और ध्यान रखेंगे इसी नंदीवर्धन का एक सचिव था, एक सेक्रेटरी था, जिसका नाम था महापद्मनंद। उसी महापद्मनंद के द्वारा ही नंदीवर्धन की हत्या करके मगध में एक और राजवंश की स्थापना की गई, एक और राजवंश की शुरुआत की गई, जिसे हम जानते हैं किस नाम से? नंदा डायनेस्टी या नंद वंश के नाम से। ध्यान रखेंगे इसके बाद स्थापना हुई नंदा डायनेस्टी या नंद वंश की लगभग 344 बीसी से लेकर 323 बीसी तक, 344 ईसा पूर्व से लेकर 323 ईसा पूर्व तक मगध में चला नंद वंश या नंदा डायनेस्टी, जिनकी राजधानी फिर दोबारा से क्या हुआ करती थी? पाटलिपुत्र। सेक्रेटरी का नाम क्या था मेरे भाई? ये लो यार, सेक्रेटरी का नाम, क्योंकि भाई तो फाउंडर है नंदा डायनेस्टी का। नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद के द्वारा की गई। नंद वंश का संस्थापक हुआ महापद्मनंद। और ध्यान रखेंगे महापद्मनंद के बारे में भी जो अधिकतर जानकारी मिली है वो बौद्ध और जैन ग्रंथों से ही मिली है। और ध्यान रखेंगे ग्रंथों से ही हमें जानकारी मिलती है कि महापद्मनंद के द्वारा ही नंद वंश की स्थापना की गई थी, जिसने शिशुनाग वंश का अंत करके मगध में नंद वंश की स्थापना की। इसके 8 पुत्र थे, ही हैड 8 सन्स। लिखेंगे इसके 8 पुत्र थे, ही हैड 8 सन्स। और इसके 8 पुत्र ही इसके बाद एक एक करके नंद वंश के सिंहासन पर बैठे थे। हालांकि नंद वंश कहीं हम शासनकाल देखें तो बहुत कम है। सर मेरे यहाँ पर एक कोचिंग में आपके नोट्स सेम टू सेम नेम बदल कर दिए जा रहे हैं। कोई बात नहीं यार, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, है ना? स्टूडेंट्स का भला होना चाहिए। यदि इसी बहाने स्टूडेंट्स को सही नोट्स मिल रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है? फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप तो नोट्स की बात कर रहे हो, ठीक है? आज के हिंदुस्तान में ज्यादातर कोचिंग सेंटर्स में आप जाएंगे तो वहां पर पढ़ाया भी जा रहा है सेम टू सेम जो मैं पढ़ाता हूँ। मेरे पास ये खबर भी आ चुकी है और ये भी मुझे काफी सारे स्टूडेंट्स ने बता दिया है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आज हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, कल हम पढ़ने वाले भी थे। और आने वाले समय में भाई आप आज पढ़ने वाले लोगों को, तो आप में से ही काफी सारे लोग कल को पढ़ाने वाले बनेंगे। तो ये तो एक ऐसी प्रथा है, ठीक है, जो समय दर समय चली आ रही है प्राचीन काल से, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इस मामले में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन बस मुझे इस चीज से आपत्ति होती है कि स्टूडेंट के साथ गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? अपने फायदे के लिए स्टूडेंट के साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी कोई पढ़ा रहा है, कोई नोट दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मेरे को आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, ठीक है? आप यहाँ पर एडमिशन लेने के बाद चाहे कुछ भी करें, लेकिन आपने एडमिशन इसलिए लिया है और आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि करियर प्लेटफॉर्म, ठीक है, सबसे सस्ता प्लेटफॉर्म है, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि सबसे सस्ता होने की वजह से हमारा जो कंटेंट है वो भी उसी लेवल का है, ठीक है? कोई स्वाभाविक सी बात है, जिसने जिंदगी में कभी पढ़ाई नहीं हो सकता है उसको मेरी बातें समझ में आती हो, ठीक है? लेकिन जान लेंगे जब एग्जाम देगा, जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेगा तो समझ में आने लगेगा कि सर जो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो करियर मुझे ऐसा लगता है अगर मैं करियर पर टीचर की जगह आपकी तरह एक सामान्य स्टूडेंट होता तो डेफिनेटली मैं भी ये प्रेफर करता कि मैं करियर पर एक ऑनलाइन बैच ले लेता हूं, 1 साल की वैलिडिटी, ठीक है? खुद बताइए कहां मिल रही है, कहां मिल रही है 1 साल की वैलिडिटी? 4-5 महीने तक, ठीक है? रोज लाइव क्लासेस चलती है, कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाता है, दुनिया भर का कंटेंट दिया जाता है, नोट्स अपलोड करवा दिए जाते हैं, 1 साल की वैलिडिटी भी दी जाती है, लेकिन उसके बाद भी हम ना पढ़े तो ये गलती हमारे अंदर हुई ना, इसमें करियर की क्या गलती? खुद बताइए आप, इसमें हमारी क्या गलती? हो सकता है आप सबसे पहले, तो हो सकता है आप तैयारी करके आए हो और सबसे पहले आपने करियर पर एडमिशन लिया हो, तो हो सकता है कि आपको करियर की इंपॉर्टेंस समझ में आती हो क्योंकि आपने कंपैरिजन नहीं करी कभी, है ना? लेकिन यदि आपने कंपैरिजन की होती किसी और इंस्टीट्यूट से, किसी और प्लेटफॉर्म से, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाता कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करियर एंड अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड प्लेटफॉर्म्स। आपको खुद पता चल जाता, हमें कहने की जरूरत नहीं है। तो हो सकता है आप पहली बार आए हो और पहली बार आकर आपको बहुत ही ज्यादा सस्ते में ये बैच मिल गया हो, और यदि बहुत ही सस्ते में ये बैच मिल गया हो तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि यार क्योंकि इतना सस्ता है तो यहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी नहीं है, कम है। लेकिन ये सारी की सारी बातें तब सच साबित हो जाती है या तब सच साबित हो जाएगी जब आप एग्जाम में जाएंगे, एग्जाम में जाकर क्वेश्चन अटेंड करेंगे, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि करियर के कंटेंट में कितना दम है और यहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है वो एग्जाम से संबंधित होता है या नहीं होता है। नहीं तो आपको हिंदुस्तान में, ठीक है, ऐसे भी टीचर्स मिल जाएंगे, ठीक है, जो आपको हिस्ट्री पढ़ा होंगे लेकिन 1 घंटे की क्लास में, ठीक है, आपको केवल 45 मिनट 50 मिनट, ठीक है, आपको याद होगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेल्यूकस निकेटर नाम का एक यूनानी
शासक आया, उसने अटैक किया, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में संधि हो गई। तो सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी हेलेना, उसने विवाह कर लिया चंद्रगुप्त मौर्य से। वैसा कहा जाता है कि भैया भारत में साड़ी पहनकर आने वाली सबसे पहली महिला थी। तो भैया ऐसे भी टीचर्स हैं इतिहास पढ़ाने वाले जो पूरे घंटे की क्लास उस हेलेना की साड़ी पहन निकाल देते हैं, उसी की चर्चा करके ऐसी ऐसी बातें आपको बता देंगे, उसमें मजा आता है। यानी मैं आपको इतिहास को बहुत ही ज्यादा रोमांचकारी बनाने की कोशिश करूंगा, मैं बता सकता हूं इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग कि इंटरेस्टिंग कोई लिमिट नहीं है। लेकिन फायदा क्या होगा? हाँ काबिलियत वही थी मेरे भाई, लेकिन फायदा क्या होगा बताइए? एग्जाम में क्वेश्चन लिखवाना चाहिए है ना, एग्जाम में क्या पूछेंगे? एग्जाम में पूछते सब चीजें, एग्जाम में वो सब चीजें पूछते हैं जो हम यहाँ पर आपसे डिस्कस कर रहे होते हैं। यही फर्क है बस, बाकी भैया आप समझदार हैं, थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मान्यताओं के अनुसार और ग्रंथों से हमें पता चलता है कि जो महाभारत था इसके 8 पुत्र थे और इसके बाद इसके 8 पुत्र एक एक करके इसके सिंहासन पर बैठे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखेंगे लास्ट एंड द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, लेकिन इस वंश का अंतिम और सबसे महान शासक माना जाता है घनानंद। या घनानंद नाम सुना होगा सबने, डेफिनेटली सुना होगा भाई। इस वंश का अंतिम और सबसे महान शासक इसका 8वां पुत्र हुआ, ही वाज हिज 8th सन, इसका नाम था घनानंद। और ध्यान रखेंगे घनानंद के ही शासनकाल में इन 326 बीसी 326 ईसा पूर्व में, सर गुड़गांव में आपके नाम की कोचिंग है, वीडियो पिक्चर ऑन अ बिग बोर्ड आउटसाइड, आई विल सेंड यू द पिक्चर ऑन इंस्टाग्राम। एक काम मुझे जल्दी से जल्दी भेजिएगा वो पिक्चर, मैं इंतजार करूंगा, बिल्कुल भेजिएगा मुझे, ठीक है। हमें भी पता चले भाई ये एकलव्य कौन है ना, जो गुरु द्रोण की तस्वीर लगाकर ही धंधा चला रहा है, मुझे पता होना चाहिए। तो मैं इंतजार करूंगा, आप मुझे जल्दी से जल्दी पिक्चर लेकर भेजिएगा, आई विल गेट टू यू, मैं आभारी होऊंगा आपका यदि आप ऐसा करें तो। मुझे भी पता करना चाहिए ना कि वहां पर कोई पढ़ा रहा है, अंदर बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है, वहां पर वीडियो चल रही है। हां डेफिनेटली मेरे को स्टूडेंट हो सकता है। ध्यान रखिए घनानंद के ही शासनकाल में 326 ईसा पूर्व में इन 326 बीसी लेकिन हुआ इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर या सिकंदर का आक्रमण। इसी के शासनकाल में हुआ इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर या सिकंदर का आक्रमण। वही सिकंदर, वही अलेक्जेंडर द ग्रेट जो एक ग्रीक रूलर था, जो यूनानी शासक था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज्यादा, आपसे पूछेंगे कि भाई जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय मगध का शासक कौन हुआ करता था? घनानंद। लेकिन घनानंद के साथ क्या हुआ? लिखेंगे इन 323 बीसी 323 ईसा पूर्व में, इन 323 बीसी 323 ईसा पूर्व में घनानंद वाज किल्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। घनानंद वाज किल्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। घनानंद वाज किल्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ चाणक्य हु फाउंडेड मौर्य डायनेस्टी इन मगध, जिसने मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। लिखेंगे घनानंद की हत्या चाणक्य की मदद से, घनानंद की हत्या चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने की। घनानंद की हत्या चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने की, जिसने मगध में मौर्य वंश की स्थापना की, हु फाउंडेड मौर्य डायनेस्टी इन मगध। लेकिन ध्यान रखेंगे मौर्य वंश की स्थापना होने से पहले इसी प्री मौर्यन पीरियड में हमारे देश में 2 विदेशी आक्रमण भी हो चुके थे। एक सबसे पहला जो ईरान से हुआ, ईरानियों ने किया, और दूसरा यूनानियों ने यानी कि ग्रीक्स ने। ईरानियों में आया डेलियस फर्स्ट प्रथम और यूनानियों में आया अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान। तो आज की कहानी, आज की सभा को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली कक्षा में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम पढ़ेंगे फॉरेन इन्वेजन्स इन प्री मौर्यन पीरियड, पूर्व मौर्य काल में होने वाले विदेशी आक्रमण, जिसमें सबसे पहले पर्शियन इन्वेजन ईरानी आक्रमण, और फिर हम यूनानी आक्रमण के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद शुरू करेंगे एंशिएंट इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मौर्य डायनेस्टी या मौर्य वंश। चलिए आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, जो ना समझे वो आ रही है। थैंक यू वेरी मच। कुछ आबाद रहे, हिंदुस्तान रहे या पाकिस्तान रहे, और देखना ना भूलें आज उम्मीदें पूरी बनी है कि आज रेसलिंग में इतिहास रचा जा सकता है, और हमें पूरी उम्मीद है कि हिंदुस्तान को गोल्ड मेडल रेसलिंग में आज जरूर मिल सकता है। सिल्वर मेडल तो पक्का है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन यदि गोल्ड आ जाए तो फिर मजा आ जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।